इतने में बाहर किसी भारी ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। ये भारी ट्रक गोदाम के दरवाजे पर आकर रुक गया। मैं भागकर पहले तो अपने ताबूत नुमा क्रेट के पास आया कि इसके अंदर छुपकर लेट जाऊं, मगर अब इसमें दाखिल होना और फिर उखड़े हुए तख्ते को दोबारा अपनी जगह पर लगाना मुश्किल था। मैंने तख्ते को वहीं ही क्रेट के साथ लगा दिया और सोचा कि अंदर कोई आया तो मैं कहीं छुप जाऊँगा। मैं एक क्रेट के पीछे खड़ा बाहर कई आवाज़ों पर कान लगाए हुए था। बाहर एयरपोर्ट के लोडरों के हंस हंस कर बातें करने और एक दूसरे से मजाक करने की आवाज़ें आ रही थी। फिर गेट के खुलने की आवाज़ गूंजी। मैं लपक कर कोने वाले सामान के पीछे चला गया और सांस रोककर वहीं बैठा गया। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि ये कमबख्त लोडर इसी सामान को उठाने ना आ जाए जिसके पीछे मैं छुपा बैठा हूँ। ये किस्मत का खेल था, वो इधर आ भी सकते थे और नहीं भी आ सकते थे। मूवर के इंजन की आवाज़ गोदाम में गूंजी और फिर एक जगह रुकी। मैंने दम साध रखा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर अपने हाथ में ले लिया था। अगरचे मेरा एक पिस्तौल इतने सारे आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता था, ताहम मैं इतनी आसानी से गिरफ्तार होना भी नहीं चाहता था। गोदाम के दूसरे कोने से सामान लादा जा रहा था। अभी तक मैं खतरे की जद में था। ये लोडर मेरी तरफ भी आ सकते थे। मजदूर ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। इनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो सिर्फ चंद एक क्रेट ही उठाने आए हैं। शायद इनमें ऐसी खुराक थी जिनके ख़राब हो जाने का अंदेशा था। खुदा खुदा करके ये लोग मतलूबा क्रेट उठाकर बाहर ले गए। फिर गेट बंद कर दिया गया। जब तक बाहर वाले ट्रक सामान लेकर वहां से चला नहीं गया, मैं खोखों के पीछे ही छुपा रहा। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो मैं सामान के पीछे से बाहर निकला। गोदाम की छत से जो बल्ब लटक रहा था वो रोशन हो गया था। मैंने रोशनदानों की तरफ निगाह डाली। बाहर दिन की रोशनी मांद पड़ गई थी। अब मुझे रात होने का इंतजार करना था। मैं अपने ताबूत नुमा क्रेट में से मशरूब की बोतल निकाल कर पीने लगा। गैस मास्क मेरी गर्दन में लटक रहा था। पिस्तौल मैंने जेब में रख लिया था। वक्त गुजरता चला गया। रोशनदान में से जो दिन की रोशनी फीकी फीकी आ रही थी, इसकी जगह अब अंधेरा छा गया था। मैंने घड़ी देखी, शाम के 7 बज रहे थे। मुझे कुछ देर मजीद वहाँ बैठना था। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोदाम में अब किसी के आने का इम्कान नहीं था। ज़रूरी सामान गोदाम से ले जाया जा चुका था। थोड़ा बहुत चलने फिरने से मेरी टांगों का दौरान खून फिर से नॉर्मल हो गया। पाँव की सूजन भी ख़त्म हो चुकी थी। जब रात के 8 बज गए तो मैं अल्लाह का नाम लेकर उठा और इन संदूकों की तरफ बढ़ा जो रोशनदान तक चले गए थे। मेरा वहाँ ज़्यादा देर रहना भी मुनासिब नहीं था। अब मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैं संदूकों के किनारों पर पाँव रखता ऊपर तक चला गया। सबसे आखिरी संदूक पर खड़े होकर मैंने एक बार गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। फिर 4 जगहों से जुड़ी हुई रस्सी को खींचकर तसल्ली की। ये रस्सी नायलॉन की नहीं बल्कि नारियल की छाल की थी। इंडीमान में चूँकि नारियल बहुत होता है, इसलिए वहाँ नारियल की रस्सियाँ आम थी और ये रस्सियाँ बेहद मजबूत होती हैं। मैंने उछलकर रोशनदान के जंगले को बाहर की तरफ करने के बाद इसमें सिमटा कर बैठ गया। बाहर निगाह डाली। बाहर रनवे की पट्टी पर थोड़े थोड़े फासले पर ज़मीनी रोशनी झिलमिला रही थी। इन रोशनियों के अलावा वहाँ सामने नारियल के दरख्तों तक कोई खंबे वाली रोशनी नहीं थी। नारियल के दरख्त रात के अंधेरे में घुल मिल गए थे। मैंने नीचे झांक कर देखा। गोदाम की दीवार वाकई काफ़ी ऊंची थी। यहाँ कुछ फासले पर एक फुटपाथ था जहाँ एक खंबे से लगी ट्यूब रोशन थी। इसकी रोशनी गोदाम की दीवार तक बराबर पहुंच रही थी। मैंने गहरी निगाह से जायजा लिया। गोदाम के आसपास कम से कम इस जानिब कोई इंसान दिखाई न दिया। हो सकता है गोदाम की गेट की जानिब पहरा लगा हो, या यहाँ भी रात के गहरे होते ही सिक्योरिटी वालों की गश्त शुरू हो जाए। मुझे जल्दी से काम लेना चाहिए था। मैंने रस्सी को लोहे के जंगले के साथ बांध कर नीचे गिरा दिया। मैंने इसे हिलाकर देखा। रस्सी आधी दीवार तक ही बमुश्किल पहुंची थी। इतनी बुलंदी से नीचे छलांग लगाने से आवाज़ भी पैदा होती और मुझे चोट लगने का भी इम्कान था। मैंने गर्दन घुमाकर अपने बाएं जानिब देखा तो मुझे रोशनदान के मुकाम से थोड़ी दूर ट्रैश ढेर सा दिखाई दिया। ये मेरे लिए गद्दे का काम कर सकता था। मैंने रस्सी को दोबारा ऊपर खींचकर इसे रोशनदान के अंदर की तरफ लटका दिया। फिर संदूकों पर से उतरकर गोदाम में अपने ताबूत नुमा क्रेट के पास आ गया। अब मुझे अपनी इस ताबूत को आग लगाना थी। ऑक्सीजन मास्क को मैंने क्रेट के अंदर रखा। लाइटर रोशन की, इससे एक कागज़ को आग लगाई और एक क्रेट के अंदर फेंक दिया। आग का शोला प्लास्टिक मास्क से लगा तो ऑक्सीजन ने एक हल्के से धमाके के साथ आग पकड़ ली। फिर ये आग फोम के कंबल तक जा पहुंची। ताबूत में से धुआं और आग के नीले नीले शोलों की नोकीली जुबानें बाहर निकल रही थी। मैं दौड़कर संदूकों के ऊपर चढ़ गया। रस्सी की मदद से रोशनदान पर चढ़ा और रस्सी दूसरी तरफ फेंक। फिर जंगला आहिस्ता से उठाया और खुद भी एक माहिर तजर्बेकार चोर की तरह नीचे लटक गया। मैं नीचे उतरता उतरता रस्सी के आखिरी सिरे तक आ गया। फिर इसे हल्का सा झकोला दिया और खुद को बाएं जानिब वाले ट्रैश के ढेर पर गिरा दिया। मैं प्लास्टिक की रद्दी लिफाफों, खुश्क घास और रद्दी कागज़ों के ढेर में नीचे तक चला गया।
मैंने एक तरफ से अपने आप को ट्रैश के एक ढेर में से निकाला और सामने वाले नारियल के दरख्तों को टारगेट बनाकर कोहनियों के बल इस तरफ रेंगने लगा। मैं घास और गार्डिना की झाड़ियों में से गुजरता हुआ रनवे पर आ गया। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर नीली और सुर्ख बत्तियाँ रोशन थी। इस जगह को अबूर करते हुए मैं देखा जा सकता था, लेकिन आसपास मुझे कोई इंसान, कोई सिपाही या पहरेदार दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खुदा का नाम लेकर अपने आप को रनवे पर ले आया और तेज़ी से रेंगता पट्टी की दूसरी तरफ नशीब में अपने आप को गिरा दिया। फिर उठा और झुककर नारियल के दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। अब आगे खारदार तार की दीवार आ गई थी। ये खारदार तार लकड़ी के बलों की तरह बधी हुई थी। इसके नीचे से गुजरने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके ऊपर भी नहीं चढ़ा जा सकता था, क्योंकि तार में जगह जगह से नोकीले कांटे बाहर निकले हुए थे। मैं चंद कदम दीवार के साथ साथ मगरिब की तरफ चला, फिर ये सोच कर रुक गया कि कहीं किसी पहरेदार से मुठभेड़ न हो जाए। फिजा में बड़ा हबस था और आसमान पर कहीं तारे थे और कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। दूर पहाड़ियों के खाके रात के अंधेरे में डूबे हुए थे। मैं खारदार तारों वाली दीवार के साथ झुककर चल रहा था। कोई 50 कदम चलने के बाद आगे एक छोटा सा खुश्क नाला आ गया जो खारदार तारों की बाढ़ के नीचे से गुजर रहा था। मगर जहाँ बाढ़ नाले के नीचे आता था वहाँ बहुत सा झाड़ झंकाड़ जमा करके डाल दिया गया था। मैं नाले में उतर गया और सूखी शाखों को एक तरफ हटाने के बाद बाढ़ की दूसरी जानिब चला गया। अब मैं आज़ाद था और एयरपोर्ट की हदूद से बाहर, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था कि आगे भी इसराइली सिक्योरिटी फोर्स वालों ने खारदार बाढ़ लगा रखी हो। सिर्फ एक ख्याल हिम्मत बंधा रहा था कि चूँकि इस सारे जजीरे को भारतीय हुकूमत की तरफ से इसराइल की तहवील में दे दिया गया है, इसलिए हो सकता है यहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त न हो, क्योंकि जब इस जजीरे में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता तो फिर जंगल में शदीद सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। तहम मैं बेहद मोहतात और चुकन्ना था और नीम कद झाड़ियों के करीब से होकर झुका झुका नारियल के झुंडों की तरफ बढ़ रहा था। मैंने पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया था। मैंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा। गोदाम की अजीम इमारत के रोशनदान से मुझे धुआं सा निकलता दिखाई दिया। एयरपोर्ट टर्मिनल की रोशनियां दूसरी जानिब रनवे पर खड़े एक भारी भरकम जहाज और चंद छोटे जहाज़ों को नुमाया कर रही थी। यह बड़ा जहाज़ गालबन वही कार्गो तैयारा था जिसे मुझे लकड़ी के ताबूत के जरिए यहाँ पहुँचाया था। मैं अभी नारियल के दरख्तों में पहुँचा ही था कि पीछे अलार्म की आवाज़ गूंज उठी। ये आग लगने का अलार्म था। इसके साथ ही गाड़ियों के दौड़ने, भागने और मोटरों की आवाज़ें आने लगी। गोदाम की आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई थी। इतनी देर में मुझे यकीन था कि मेरा क्रेट जलकर राख हो गया होगा और एयरपोर्ट के हुक्काम ये मालूम न कर सकेंगे कि कोई बाहर का आदमी लकड़ी के क्रेट में छुपकर वहां पहुंचने में कामयाब हो गया है। यही मैं चाहता था। मेरी दूसरी कोशिश ये भी थी कि किसी सिक्योरिटी वाले से मुठभेड़ ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में मेरे लिए इसको हलाक करना ज़रूरी था और इसकी लाश भी किसी बाहर के तखरीबकार की मौजूदगी का सबूत मुहैया कर सकती थी। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात न हुई और मैं एयरपोर्ट की हदूद से निकलकर नारियल के झुंडों में आ गया। अब मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। यह दरख्त तो खोरदौर थे और एक गैर हमवार मैदान पर से होते हुए सामने वाली पहाड़ी की ढलानों तक चले गए। जजीरे की घास घनी और शबनम आलूद थी। नारियल के अलावा दूसरे गुंजान और बड़े बड़े तनों वाले दरख्त भी उगे हुए थे। यहाँ हबस गोदाम की फिजा से ज्यादा थी। मौसम गर्मा था। मुझे पसीना आ गया था। मुझे ना तो ये मालूम था कि इन पहाड़ों की दूसरी जानिब क्या है और ना ये बात वाज़ी थी कि मुझे रात कहाँ बसर करनी चाहिए। मैं नारियल के दरख्तों से गुजरने लगा। ये टेढ़े तनों वाले दरख्त साथ साथ उगे थे। ऊपर इनकी शाखें एक दूसरे से मिल गई थी। घास पर जगह जगह नारियल गिरे हुए थे। मैंने एक नारियल को दूसरे नारियल पर मारा। कुछ पानी बाहर बह गया। बाकी पानी मैंने पी लिया और इसका गोदा खुरच कर थोड़ा सकाया और फिर आगे चल पड़े। जज़ायर इंडमान शायद हमारे नौजवान दोस्तों के लिए अजनबी हो। मैं इनकी इतला के लिए इन जज़ायर का थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। ये जज़ायर 200 जजीरों पर मुश्तमिल है और भारत और बर्मा के दरमियान खलीज बंगाल में वाक़ है। ये बहुत छोटे छोटे जजीरे हैं और इनका रकबा 20 मुरब्बा मील से ज़्यादा नहीं है। इन जजीरों में शुरू ही से भारतीय हबशियों के 4 जजीरे आबाद हैं। ये लोग पिस्ता कद से आफाम और इस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो कभी जनूबी मशरक़ी एशिया में आबाद थे। इंडिया पर अपना तसल्लुत जमाने के बाद अंग्रेज़ों ने इन जज़ायर पर भी कब्ज़ा कर लिया था और यहाँ ख़तरनाक सियासी और जराइम पेशा कैदियों को भेजा जाता था। ये जजीरे इन दिनों काले पानी के नाम से मशहूर हैं। यहाँ के हबशी बाशिंदों की तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी, मगर अब घटते घटते 600-650 रह गई है। मूसलाधार बारिशों और तेज़ मानसून हवाओं की वजह से यहाँ का समंदर हर वक्त बिखरा रहता है। किसी ज़माने में ये जजीरे मलाई और चीनी बहरी कज़ाकों की अमाजगा थे। नारियल के दरख्तों में से गुजरता हुआ मैं पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगा। एक हकीकत से मैं पूरी तरह बखबर था कि यह छोटा सा जजीरा इसराइली फ़ौजियों के ज़ेरे तसल्लुत है और जाहिर है कि इस जजीरे के जंगल में यहाँ के मुकामी जंगली हबशी बाशिंदे नहीं होंगे। इनकी जगह मुमकिन है कि यहाँ बर्मी
सैलूनी या भारतीय मजदूर जंगल में दरख्तों की कटाई वगैरह का काम करते होंगे और इन्हें एयरपोर्ट की तरफ आने की बिल्कुल इजाज़त न हो। इस बात का भी इम्कान था कि यहूदियों ने यहाँ अपने आदमी काम पर लगा रखे होंगे। अभी तक मुझे गोदाम के आसपास जिन लोडरों या मजदूरों की बातें सुनाई दी थी वो यहूदी ही थे और इब्रानी में बात कर रहे थे। अभी तक मैंने यहाँ किसी आदमी को नहीं देखा था। गुमान गालिब था कि चूँकि इसराइल के साथ भारत के दोस्ताना मरासम है और भारत ने खसूसी रियायत के साथ ये छोटा सा जजीरा किसी सियासी मसलहत की बिना पर इसराइल को दे रखा है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ भारतीय मजदूर या फ़नी माहिरीन भी काम करते हों। यहाँ के जजीरों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। ये मुसलमान इन अरब ताजरों की नस्ल में से थे जो सन 871 ईस्वी में यहाँ आकर आबाद हो गए थे और जिन्होंने यहाँ अपनी तिजारती चौकियाँ कायम की थी। इनकी ज़ुबान ऐसी थी कि इनमें मलाई, चीनी, तामिल ज़ुबान के अलावा अरबी ज़ुबान के अल्फाज बहुत ज़्यादा थे। ये बातें मुझे पहले ही से मालूम थी, लेकिन मैं जिस जजीरे की पहाड़ी उबूर कर रहा था इस जजीरे में यहूदी किसी जजीराई मुसलमान को रखने का भी ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे। यहूदियों को अपने जजीरे में किसी मुसलमान की मौजूदगी कैसे गवारा हो सकती थी। इन्हीं ख्यालात में डूबा मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया। दूसरी तरफ एक छोटा सा जंगल था जहां एक जगह मुझे रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। इस छोटे से जंगल के पार एक खिलासा था जो यकीनन समंदर था। इस खिला के पार इधर उधर स्याह धब्बे नजर आ रहे थे जो छोटे छोटे टापू या जजीरे थे। मैं वहीं झाड़ियों के पास सांस लेने के लिए बैठ गया। अब मुझे भूख महसूस हो रही थी। वहाँ नारियल का एक भी दरख्त नहीं था। सामने कोई बाकायदा रास्ता भी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। सोचने लगा इस रोशनी की तरफ जाऊं या न जाऊं। हो सकता है ये इसराइली रेजिमेंट का ऑफिस हो, क्योंकि मुझे यहाँ इत्तला दे दी गई थी कि इसराइली फ़ौज सारे जजीरे में फैली हुई है और वही वहाँ का इंतज़ाम व इंसराम करती है। बाएं जानिब एक नशीब पर रोशनियाँ झिलमिला रही थी। ये रिहायशी क्वार्टर थे और यहाँ सिक्योरिटी फोर्स या फौज का रेजिमेंटल ऑफिस भी हो सकता है। मैंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा। गोदाम की आग बुझा दी गई थी क्योंकि इस जानिब से कोई हल्का सा शोला भी उठता दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ियों की धीमी धीमी आवाज़ किसी वक्त आ जाती थी। रनवे की चमकीली पट्टी मगरिब की तरफ रोशन मांग की तरह चल रही थी। टर्मिनल की रोशनी में दो एक जहाज़ के धब्बे से दिखाई दे रहे थे। बाएं जाने वाली नशीब की रोशनियों में ही शायद इस कैद खाने की रोशनी भी थी जहां मिस्र में मुतय्यन मरहूम पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी सोनिया कैद थी और जिसको यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाना मेरा मिशन था और इसी मिशन को लेकर मैं यहाँ आया था। अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। ये इतना गहरा अंधेरा था कि 2 गज के फासले पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने यही फैसला किया कि मुझे रात जंगल में ही किसी महफूज मकाम पर बसर करनी चाहिए और फिर दिन की रोशनी में इस इलाके का सर्वे करना चाहिए कि यहाँ मेरे मिशन में कामयाबी के क्या इम्कान है और मैं अपने मिशन की इब्तदा कहाँ से और कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहला मसला मेरा इस जजीरे में इस हैसियत से रहने का था कि किसी को मुझ पर शक न हो कि मैं एजेंट हूँ, लेकिन सवाल ये था कि मैं यहाँ किस हैसियत से रह सकता था। ये सवाल मुझे काफ़ी देर तक परेशान करता रहा। आखिर में वहीं शबनमी घास पर एक पत्थर से टेक लगाकर दराज हो गए। नमदार शबनमी हवा बोझल थी जो बड़ी आहिस्तगी से चल रही थी। फिजा में अब खनकी बढ़ गई थी। शायद पहाड़ की चोटी की वजह से खनकी में इजाफा हो गया था। कमांडो मिशन में आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई कमांडो अपने खुफिया मिशन पर किसी इलाके में जाता है तो वहाँ पहले से अपना कोई ना कोई एजेंट किसी भेस में मौजूद होता है जो इससे राब्ता कायम कर लेता है और इससे इब्तदाई सहूलतें मुयस्सर करता है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना सिर्फ ये कि मेरे लिए ये इलाका अजनबी था, बल्कि सारे सेक्टर में हमारा कोई एजेंट भी नहीं था जिससे मैं राब्ता कायम करके इससे इब्तदाई सहूलत हासिल करता। ये इब्तदाई सहूलत कमांडो मिशन में इब्तदाई तिब्बी सहूलत की हैसियत रखती है और किसी हद तक बहुत ज़रूरी समझी जाती है। सिर्फ मेरा तजुर्बा, मेरा हौसला और नामूस वतन के लिए जान पर खेल जाने का जज्बा और मेरा खुदा मेरे साथ। पहाड़ी के ऊपर ओस कुछ ज़्यादा ही गिर रही थी। भूख की वजह से भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। वहाँ कोई दरख्त भी नहीं था कि जिसके साए में लेट कर मुझे कम से कम गिरती हुई शबनम से ही निजात मिल जाती। फिर भी मैं उठा और ढलान की तरफ उतरने लगा। अंधेरे में ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। एक जानिब ढलान पर मुझे किसी दरख्त की छतरी से इस किस्म का दरमियाने कद का दरख्त मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये कोई इस्तवाई दरख्त था। मैं इसके नीचे आ गया। यहाँ हल्की हल्की गर्मी थी। मुझे अंधेरे में सांप और बिच्छू का भी खतरा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से घास पर पाँव मारे कि अगर सांप या बिच्छू वहाँ कहीं छुपा हुआ हो तो भाग जाए। फिर मैं दरख्त के तने से टेक लगाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। पहले तो नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी तोप ने गोला फायर किया हो। दरख्त से निकलकर ऊपर देखा तो एक तैयारा तेज़ी से मेरे सर के ऊपर से गुजर कर एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। इसके दोनों बाजुओं की बत्तियां जल बुझ रही थी। आसमान का रंग ज़मुर्द जैसा हो रहा था। कूप फट रही थी। मैंने ढलान के नीचे दूर इस रोशनी को देखा जो रात को झिलमिलाती थी।
रोशनी अभी तक इसी तरह झिलमिला रही थी। मैं इस इलाके से गुरेज करना चाहता था। क्या मालूम ये सिक्योरिटी फोर्स वालों की कोई पोस्ट हो। मैं थोड़ा सा जाविया बदल कर ढलान पर नीचे उतरने लगा। पहाड़ियों पर उतरना निस्बतन आसान होता है। मैं बहुत जल्द पहाड़ी की ढलान से नीचे वादी में आ गया। इस इलाके को वादी नहीं कहा जाता क्योंकि वो खड्डों से भरी हुई है और ज़मीन भी ऊंची नीची थी। ऊपर फटने के बाद की फीकी रोशनी में घास, दरख्त और खड्ड नाले नजर आने लगे थे। खड्डे ज्यादा गहरी नहीं थी मगर इनकी दीवारें बिल्कुल सीधी थी और इनके अंदर घास, फूस और जंगली झाड़ियों की भरमार थी। साल और देवदार के दरख्तों के मोटे तनों से जंगली बेलें चिमटी हुई थी। एक छोटा सा तालाब आ गया। मैं वहां रुका, मुंह हाथ धो लूं। तालाब में हाथ डाला तो पानी के साथ काली काली मिट्टी 2 जूं भी साथ आ गई। मैंने जल्दी से हाथ झटक दिया, फिर पानी को इधर उधर करके मुंह हाथ धोए। प्यास इतनी नहीं थी लेकिन भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। अगरचे कमांडो 3-3, 4-4 रोज भूखा रहकर घास फूस पर गुजारा कर सकता है, लेकिन यहाँ नारियल और जंगली शरीफे के दरख्त जितना पेड़ लगा था। मैंने इसकी शाखों से 6-7 शरीफे तोड़कर वहीं खड़े खड़े खा लिए। तबीयत सैर हो गई। इंडीमान के शरीफों का साइज हमारे यहाँ के शरीफों से दोगुना होता है। मेरी दाढ़ी फ्रेंच कट थी, सर के बाल छोटे छोटे तराशे हुए थे। जेब में इंडियन करेंसी और जर्मन ऑटोमेटिक पिस्तौल था। इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। अपने सिग्नल कोड मुझे जुबानी याद थी। मैंने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। दिन की रोशनी बढ़ रही थी। मैंने देखा कि ज़मीन का रंग स्याह था और आसपास झाड़ियाँ बड़े बड़े हाथियों की तरह बैठी हुई लगती थी। हवा में छिछले पानी की बू फैली हुई थी। इस बू में दूर से आने वाली समंदर की बू भी शामिल हो रही थी। आसमान पर बादल कुछ ज़्यादा ही जमा हो गए थे और लगता था कि बारिश होगी। बारिश से पहले मैं इस छोटे से जंगल से निकलकर किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाना चाहता था, मगर मैं बेहद मोहतात भी था और चारों तरफ से चौकन्ना और होशियार था, क्योंकि ये कोई गैर आबाद जजीरा नहीं था और ना ही कोई ऐसा जंगल था कि जहाँ सिर्फ जंगली कबीले के लोग ही आबाद हों। ये एक तरह से इसराइली फौजी इलाका था और कोई तज्जुब नहीं था कि उन्होंने जंगल के बाहर बावर्दी सुरंगें ज़मीन में दबा रखी हों। बारूदी सुरंगें ना भी हों, किसी न किसी गश्ती पार्टी से मुठभेड़ ज़रूर हो सकती है, जिससे मैं हर हालत में बचना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ जानबूझकर यहूदी फौजियों से दो बदू मुकाबला करने नहीं आया था, बल्कि मुझे छुप कर या भेस बदल कर अपने टारगेट तक पहुँचना था। ये टारगेट सोनिया थी। सोनिया जिसका बाप इसकी जुदाई में मर चुका था और जिसकी माँ इस वक्त काहिरा के अस्पताल में अपनी बेटी का तसव्वुर जमाए बैठी थी। सोनिया एक मुदब्बर और मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी थी जो आला तालीम याफ्ता थी, जो न्यूक्लियर फिज़िक्स में वो MA करने के बाद डॉक्टरियत की तैयारी कर रही थी कि अपने बाप के साथ अगवा हो गई और इसे इसराइल पहुंचा दिया गया। अधेड़ उम्र बाप यहूदियों का तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका और जब गैर मुल्की दबाव ज़्यादा हुआ तो यहूदियों ने सोनिया को इंडीमान के अपने ज़ेरे नगी भारतीय जजीरे में पहुंचा दिया। मुझे इस रोशन ज़हन पाकिस्तानी लड़की का सुराग लगाकर इसे दुश्मन की कैद से निकाल कर काहिरा इसकी पाकिस्तानी वालिदा के पास पहुंचाना था। जूं जूं दिन की रोशनी फैल रही थी मुझे फ़िक्र दामनगीर हो रही थी कि कोई मुझे देख न ले, क्योंकि वहाँ जंगल में लोगों की मौजूदगी का इम्कान बहुत कम और यहूदी सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों की मौजूदगी का इम्कान बहुत ज़्यादा था। बादलों की वजह से दिन की रोशनी इतनी तेज़ नहीं थी, फिर भी चूँकि जंगल छदरा था और दरख्त दूर दूर उगे थे, इसलिए मुझे दूर से कोई भी किसी चौकी में बैठा सिपाही अपनी दूरबीन की मदद से देख सकता था। बादलों में धीमी धीमी गरज सुनाई देने लगी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। ये जनूब मशरक़ी एशिया की जजीराई बारिश थी, काले पानी के जजीरे की बारिश जो बेहद मूसलाधार थी। मैं भाग कर एक घने दरख्त के नीचे आया और इसके तने के साथ लग कर खड़ा हो गया। अब मैं वहाँ रुका ही था कि मेरे कानों में ज़ोरदार फंकार सी आवाज़ आई। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। एक बिला मुबालगा 7 फुट लंबा सांप गर्दन नीचे किए अपना फन उठाए मेरे सर के ऊपर झूम रहा था। इसकी फंकार शायद एक इंतबाह था कि खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं वहाँ से दौड़कर तीसरे दरख्त के नीचे आ गया। मैं अपनी पिस्तौल की खामोश फायर से सांप को हलाक कर सकता था, लेकिन जिस सांप ने बेखबरी में मुझे डसा नहीं था बल्कि खबरदार किया था, मैं इसे हलाक नहीं करना चाहता था। बारिश आध घंटे तक होती रही। खड्ड नालों में पानी धड़धड़ाने लगा कई दरख्त के नीचे, फिर भी मैं बारिश के पानी में शराबूर हो गया था। खुदा खुदा करके बारिश रुकी। मैंने बुशर्ट उतार कर इसे निचोड़ा और झटक कर दोबारा पहन लिया। रात को जब मैं पहाड़ी ढलान पर सोया था तो जंगली मच्छरों ने काट काट कर मेरी गर्दन का बुरा हाल कर दिया था। जगह जगह जैसे फिंसियाँ निकल आई थी। बारिश का पानी इन फिंसियों पर पड़ा तो हैरानी की बात है कि इनकी खारिश जाती रही। खुदा जाने इस काली पानी की बारिश में क्या असर था। मैंने दरख्त के नीचे से निकलकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। मैं एक पत्थर की ओट में बैठकर सामने की तरफ देख रहा था। सामने एक जगह से धुएं की पतली सी लकीर दरख्तों के ऊपर उठ रही थी। इसके पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दीवार खड़ी थी। ज़मीन ऊंची नीची होने की वजह से बारिश का पानी जमा नहीं हुआ था। मैंने यही मुनासिब जाना कि मुझे समंदर की तरफ निकल जाना चाहिए। हो सकता है वहाँ कुछ इंडियन मछेरे रहते हों। मुझे एक फ़ायदा हासिल था कि मैं तामिल और तेलुगु दोनों ज़ुबानें बड़ी रवानी से बोल लेता था।
क्योंकि जैसा कि आप सुन चुके हैं, मैंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अपने कमांडो मिशन के सिलसिले में काफ़ी वक्त गुजारा था। इंडमान के जजीरे भारत के मगरबी साहिल केराला से ज़्यादा दूर नहीं थे और केराला में ये दोनों ज़ुबानें बोली जाती थी। अगर यहाँ इंडियन मछेरों को मछलियाँ पकड़ने और इसराइली कमांडोज को ताज़ा मछलियाँ मुहैया करने की इजाज़त मिली भी होगी तो लाजमन ये मछेरे केराला रियासत के रहने वाले होंगे और मैं इनसे घुल मिल सकता था। मेरा रंग जो कभी खिला खिला हुआ था अब काफ़ी सांवला हो गया था, जो मुझे केराला स्टेट का रहने वाला साबित कर सकता था। चुनाचा मैं बिल्कुल सामने की तरफ चलने लगा। 2-3 घाटियों में से गुजरने के बाद मुझे समंदर की लहरों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। समंदर ज़्यादा दूर नहीं था। खुशकिस्मती की बात यह थी कि अभी तक मुझे इसराइली सिक्योरिटी फोर्स का कोई आदमी नहीं मिला। यहूदी जजीरे की सिक्योरिटी के बारे में इसलिए भी मुतमईन होंगे कि ये छोटा सा जजीरा एक तरह से इनका अपना जजीरा था और यहाँ किसी तरफ से भी कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। एक खदशा था कि समंदर में यहूदियों की कश्ती ट्रायलर चक्कर न लगाए ताकि कोई बाहर से कश्ती में भी जजीरे में दाखिल होने की कोशिश न करे। जूं समंदर करीब आ रहा था, मैं ज़्यादा मुहतात होकर चलने लगा था। थोड़ी दूर चलता और फिर रुक जाता, दाएं बाएं देख लेता। आसमान पर बादल इसी तरह छाए हुए थे मगर बारिश रुकी हुई थी। एक घाटी से निकलकर बाहर आया तो सामने एक जानिब नारियल के दरख्तों की पट्टी दूर तक चली गई थी और दूसरी जानिब खजूर के बेशुमार दरख्त उगे हुए थे। इनके दरमियान में से दूर समंदर का थोड़ा सा साहिल दिखाई दे रहा था। खजूर के दरख्तों की काश्त यहाँ पहल 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने की थी। मैं खजूर के दरख्तों के नीचे आया तो घास पर जर्द और गहरी रंग की कितनी ही खजूरें गिरी पड़ी थी। जल्दी कुछ खजूरें खाई और फूंक कर कदम उठाता दरख्तों की ओर लेता समंदर की तरफ चलने लगा। समंदर का किनारा खाली था। मैं अभी दरख्तों के पीछे ही छुपा हुआ था। मैंने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई। इन दरख्तों और समंदर के दरमियान रेत की मिट्टी दूर तक चली गई थी और आगे जाकर बाएं तरफ घूम गई थी। भूरे रंग की चट्टानें साहिल के साथ साथ थोड़े फासले पर समंदर में से निकली हुई थी। कुछ चट्टानें समंदर से बाहर भी थी जिनके ज़ेरी हिस्से को समंदर की लहरें आहिस्ता से छू कर वापस चली जाती थी। समंदर चढ़ा हुआ था और लहरों का हल्का हल्का शोर मुसलसल पैदा हो रहा था। यहाँ साहिल पर किसी भी मछेरे की कश्ती नजर न आई। कहीं कोई झोंपड़ा भी बना हुआ नहीं था। साहिल बिल्कुल वीरान था। समंदर में भी दूर तक कोई कश्ती वगैरह नहीं नजर आ रही थी। मैं दरख्तों से निकलकर साहिल पर नहीं जाना चाहता था। अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। हो सकता है किसी तरफ से कोई यहूदी मेरीन सिक्योरिटी की कश्ती वहां अचानक निकल आए और ये भी हो सकता है कि दूर किसी चट्टान पर कोई इसराइली सिपाही ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर दूरबीन लगाए बैठा हो। मैं बड़ी आसानी से इसके निशाने की जद में आ सकता था क्योंकि मेरा लिबास माहीगीरों जैसा नहीं था। मैं दरख्तों के नीचे एक जगह झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। मैं जिस जाविये से बैठा हुआ था वहाँ से एक तरफ से जंगल और दूसरी तरफ समंदर का साहिल मुझे साफ नजर आते थे। जंगल में कोई ऐसी पगडंडी भी नहीं मिली थी कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ से आदमियों का आना जाना होता होगा। दरख्तों में जगह जगह घास और खारदार झाड़ियाँ उगी हुई थी। कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर ख्याल आया कि जंगल के अंदर ही अंदर से साहिल के साथ साथ चल कर देखना चाहिए कि आगे क्या है। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।